नमस्कार दोस्तों। तो सेट नंबर आज 119 में इकोनॉमिक्स की बात अभी हम लोग करेंगे। देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? देश के जो मध्य विकास की तुलना है उसका मुख्य गुणांक क्या है, एक बार जरूर बताइए। उसका मुख्य गुणांक के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में? तो उसके मुख्य गुणांक। तो देश के मध्य की अगर बात बोलूँ मैं, तो उसका मुख्य गुणांक की अगर बात कहा जाए, तो अगर मैं उसके मुख्य गुणांक की अगर मैं बात करूं, तो आ जाइए। इसके मुख्य गुणांक की अगर बात किया जाए देश के मध्य, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा फैन जो है ना, चलिए आइए। तो इसके मध्य गुणांक की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा? आय की बात किया जाए, आय जो है उसके मध्य गुणांक की बात कही जाती है। यानी देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक आय है। यदि देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो देश का मानव विकास सूचकांक उच्च होता है। किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय कौन सा? अगर प्रति व्यक्ति आय क्या, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति अगर आय उच्च है, प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक है, तो उसको कहा जाता है कि ये क्या है कि गुणांक अच्छा है। देश के मध्य विकास की तुलना का गुणांक, मुख्य गुणांक आय होता है। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक है तो देश का मानव विकास सूचकांक भी उच्च होता है। यानी आय अधिक है तो इसका मतलब होता है कि देश का मानव विकास सूचकांक, यानी देश का मानव विकास सूचकांक क्या, तो मानव विकास सूचकांक भी क्या है, तो उसका अच्छा है। देश का मानव विकास सूचकांक भी बहुत अच्छा है। उस देश का क्या है? उस देश का मानव विकास सूचकांक भी होता है। अल्प विकसित और विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की प्रति व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, ये सब आपको मालूम है। इसलिए उस देश का मानव विकास सूचकांक भी बहुत अच्छा है। क्या है? तो उस देश का मानव विकास सूचकांक भी बहुत अच्छा है। ठीक है। उच्च देश वाला व्यक्ति, जैसे में अमेरिका डॉलर से आय से अधिक है, मध्य देश वाला अमेरिकी डॉलर से, अमेरिकी डॉलर के बीच वाला जाए, फिर निम्न निम्न करके ऐसे चीजें चली जाती है। इसलिए आंसर हो जाएगा आय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है, चूंकि ये राजकोषीय खाता। सरकारी व्यय वित्त मंत्रालय का वित्तीय कानून, टैक्स, वित्तीय संस्था, पूंजी बाजार, केंद्र और राज्य बाजार का विभाग, बजट से संबंधित है। आर्थिक विभाग, व्यय विभाग एक सारा है, जैसे राजकोषीय नीति, ये सारा काम यही करता है। बजट तैयार करने के साथ साथ सारा काम क्या, सारा काम यही करता है। और भारतीय मौद्रिक विधि ये क्या करता है? तो इन्फ्लेशन को दूर करता है, यानी इसका काम है मुद्रास्फीति को दूर करना और रिसेशन यानी मंदी को दूर करना, मौद्रिक नीति बनाना। क्या करना? तो इसका काम है मौद्रिक नीति बनाना। ठीक है ना। योजना आयोग अब खत्म हो गया है, इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को इसका नीति है जो थिंक टैंक पे काम करते हैं। किस पे? तो थिंक टैंक पे काम किया जाता है। नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक पे काम होती है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? संचार सेवाओं में, व्यवसायिक सेवाओं में या बैंकिंग सेवाओं में? यानी कौन से सेवाओं में अधिक तीव्र की बात हुई? कौन सा सेवा में बताइएगा, कौन सी सेवा की बात है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 1991 के बाद संचार सेवा में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हुई। किसमें सबसे ज्यादा? आईटी सेक्टर में देखा जाए तो संचार में सबसे ज्यादा विकसित हुई। नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को आया था। नई आर्थिक नीति जो है, नई आर्थिक नीति आपको मालूम है, नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को आया था। कब आया था? तो 24 जुलाई 1991 को LPG के रूप में। लिबरलाइजेशन यानी उदारवादी यानी प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। कौन सा? भूमंडलीकरण की बात की गई, यानी भूमंडलीकरण। ठीक है। इन तीन चीजों को लेकर आए गए, यानी LPG के रूप में निजीकरण, उदारीकरण, विश्व व्यापारीकरण की प्रवृत्ति 1990 के दशक में। निजीकरण से तात्पर्य होता है किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को क्या करना? स्वामित्व दे देना। जहां भी निजीकरण आता है इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक निजी को, यानी निजीकरण का मतलब जो भी जितने भी सार्वजनिक उपकरण है उसको निजी को देने की बात किया जाता है। क्या? प्राइवेट सेक्टर को बात देने की बात की जाती है। निजीकरण सार्वजनिक का स्वामित्व, प्रबंधन और सरकार द्वारा तय गया। सरकार, कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां दो प्रकार से होती है। सरकार
प्रकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व का प्रबंधन से बाहर होना और सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को सीधे बेच देने की बात कही जाए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी भी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। समझे, सारा ग्लोबलाइजेशन का देन है कि आज हम अपनी संस्कृति और उनकी संस्कृति आदान प्रदान करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? प्रजातंत्रीय तंत्र का नियंत्रण, वोट देने का अधिकार, आपसी सहायता से स्वयं सहायता बनाना, आपसी सहायता से स्वयं सहायता बनाने की बात करना। बताइए, तो वोट देने का अधिकार सहकारिता सिद्धांत नहीं है। कौन सा? वोट देने का अधिकार। किसका? तो वोट देने का अधिकार जो है यह नहीं है। कौन? वोट देने का अधिकार। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता आंदोलन के जनक थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 में 1 जुलाई को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1992 को यूएनए महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाने के बाद किया गया था। तो आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार। ठीक, खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? साख नीति का, व्यापार नीति का या प्रचलन? OMO की बात कर रहा है। किसकी? OMO। तो OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और एक प्रभुतियों को क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई क्या करती है? खरीद और बेचती है, बाई और सेल करने की बात होती है। जब भी मार्केट में उसको लगता है कि पैसे ज़्यादा हो गए हैं तो सिक्योरिटियाँ बेचना शुरू कर देती है। जब भी उसको लगता है मार्केट में पैसे कम हो गए, सिक्योरिटियाँ खरीदने चढ़ती है। इन्फ्लेशन और रिसेशन को तो मौद्रिक नीति उपकरण का एक टूल्स है, मात्रात्मक टूल्स में किया जाता है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो ये साख नीति की बात है, ना प्रशुल्क नीति की, ना व्यापार नीति। केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए खुले बाजार का संचालन किया जाता है। किसी देश का केंद्रीय बैंक के पास विभिन्न मौद्रिक उपकरण होते हैं। मुद्रा अस्थाई और अस्थाई दो टाइप के होता है। आंसर हो जाएगा आपका ई। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जरा भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी, यानी इनमें से कौन सी स्थिति के साथ उसको गणना करने की बात की गई है? तो भारत में बेरोजगारी की बात बोला जाए तो आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने की अवधारणा राष्ट्रीय अवधारणा एनएसए के अधीन एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी की मापन की विधि किया जाता है, जिसमें सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, प्रचलित जो साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी होती है और प्रचलित जो दैनिक स्थिति की बेरोजगारी होती है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन क्या करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैसे जैसे निकाय रोजगार और बेरोजगारी अध्ययन के लिए प्रचलित साप्ताहिक बेरोजगार विधि अपनाता है। भारत में अदृश्य बेरोजगारी आपको कृषि क्षेत्र में देखना पड़ता है और भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी आपको है। कौन सा बेरोजगारी? तो भारत में आपको संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलता है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलता है। कौन सा? संरचनात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है, वो कृषि के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा डी। आइए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? मौद्रिक नीति को जांच करना, मौद्रिक नीति के संशोधन मजबूती प्रदान के लिए या मौद्रिक नीति के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक विशेषज्ञ समिति का गठन मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु की गई थी। मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा किया जाता है। उर्जित पटेल ने इसको बनाया था। मौद्रिक नीति की द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई का, 3 सरकार का। चूंकि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 117 का आंसर जो हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन तीनों की बात होगी। निर्धन में भी निर्धनतम व्यक्तियों की साख सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई थी? कौन सी योजना आरंभ की गई थी? अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, कम काम के बदले अनाज योजना। बताइए कौन से योजना? बताइए।
तो निर्धन की अगर बात बोला जाए, निर्धन बताइए, तो निर्धन में निर्धनतम व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, निर्धन में निर्धनतम व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया। अंत्योदय अन्न योजना जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको शुरू किया गया था। वाजपेयी द्वारा इसे शुरू किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना का अधनता ने 35 केजी अनाज कीमत पर प्रदान किया जाता है। ठीक भाई, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नीति आयोग इसको देखता है। कौन देखता है? नीति आयोग। कौन देखता है? तो इसको नीति आयोग भारत में देखता है। पहली बात ये होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखता कौन है? नीति आयोग। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर तीनों समान बात। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन सबों की बात किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात किया जाए और स्कूली शिक्षा, इन तीनों आयाम का पोषण में बाल, किशोर, नीति, मृत्यु दर, मातृ दर, स्कूली शिक्षा। अच्छा, पूरे विदेश में इसको कौन देखता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की बात किया जाता है, जहां पे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने गरीबी मानव सूचकांक को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 भी जारी किया था। दोनों मिलकर 1990 से यूएनडीपी, बात की मल्टी डायमेंशनल की अगर बात है मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी 1990 से जारी करती है। 1990 से मानव विकास सूचकांक, कौन? मानव विकास सूचकांक आय का स्तर, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर पर देखती है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का आशय है, जिसे अनुपात में साधन बढ़ाया जाए उसी अनुपात में उत्पादन बढ़े। ठीक है, यानी जिस अनुपात में आप साधन बना रहे उसी अनुपात में क्या बढ़े? आपका उत्पादन बढ़े। जिस अनुपात में साधन बढ़ाया गया है उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़े। जिस अनुपात में साधन बढ़ाया गया उसकी अपेक्षा अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़े। बताइए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो पैमाने का बढ़ते प्रतिफल की अगर बात बोला जाए तो जिस आशा है कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाया जाए उसी की अपेक्षा अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। प्रतिफल का अर्थ होता है प्राप्त आय का लाभ। क्या होता है? यानी जिस अनुपात में साधन बढ़ाए उसी अपेक्षा अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़े। ठीक, भारत जीपीटी कार्यक्रम में किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? रिलायंस, जियो, आईआईटी मुंबई, इन्फोसिस और आईआईटी मुंबई, एचसीएल टेक्नोलॉजी और आईआईटी मुंबई। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो भारत में जीपीटी कार्यक्रम रिलायंस, जियो और आईआईटी मुंबई के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। किससे? आईआईटी मुंबई के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और हाल ही में देश का पहला एआई मॉडल हनुमान रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है ना, पहला हनुमान याद रखिएगा, पहला हनुमान एआई मॉडल हनुमान किसके द्वारा? तो यही लॉन्च किया गया रिलायंस जियो के द्वारा। आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया। ठीक, किस अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण निर्भर करता है? कुल आय पर, कुल मांग पर या कुल बचत पर? किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण निर्भर करता है कुल आय पर, कुल मांग पर या कुल बचत पर? बताइए किस पे करता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण बचत यानी सेविंग पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण यह है कि बचत बराबर निवेश होता है और निवेश में वृद्धि से पूंजी का निर्माण में वृद्धि होता है, यानी वाई बराबर क्या हो जाता है?
सी प्लस एस, सी का मतलब होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन, और एस का मतलब होता है सेविंग। क्या होता है? तो एस का मतलब होता है सेविंग, उपभोग और बचत। क्या बोलते हैं इसको? उपभोग और बचत। उपभोग और बचत की बात कही जाती है, ठीक है ना। तो कुल मांग पर, कुल आय पर, यानी आंसर हो जाएगा क्या? सी। और इसके और चले जाएंगे तो ये होता है सी एस, सी प्लस एस बराबर, याद रखिएगा, सी प्लस आई। क्या होता है? सी प्लस आई। और ए जब होता है तो जैसे इसको माइनस कीजिएगा तो एस बराबर आई बच जाता है, चूंकि सी प्लस है इधर आ जाएगा माइनस है, ऐसे कर दीजिए ना, सी माइनस सी, और एस बराबर आई, ये जीरो हो जाता है और यहां से निकल जाता है। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बताइए, सी, यानी कुल बचत पर। किस पे? कुल बचत पर, ठीक है। मांग के नियम के कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, आय का प्रभाव या प्रतिस्थापन प्रभाव, बताइए। मांग का नियम, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी वस्तु के प्राइस में क्या हो, इंक्रीज हो, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब किसी वस्तु की प्राइस क्या हो, इंक्रीज हो, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वहीं जब किसी वस्तु की प्राइस डिक्रीज हो तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड और ये होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव या आय का प्रभाव। तो ये बताइए, तो ये होता है आय का प्रभाव और प्रतिस्थापन, किसी वस्तु का मांग का पर आय का प्रभाव प्रत्येक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयोग प्रतिस्थापन कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। क्या हो जाता है? यही है इसका ग्राफ, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड का। आंसर हो जाएगा आय का प्रभाव, सी का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? घास का अधिक उत्पादन, वनोरोपण, कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादकता वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा खेतों की लहलाती हरियाली। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। यानी हरित क्रांति का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में तीव्र उत्पादन में वृद्धि का उत्पादकता में सुधार तथा खेतों की लहलहाती हरियाली। हरित क्रांति में गेहूं की उत्पादन में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। हरित क्रांति 60 के दशक में, 60 के दशक में, किसके? 60 के दशक में एम एस स्वामीनाथन द्वारा, किसके द्वारा? तो एम एस स्वामीनाथन द्वारा इसको लेकर आया गया था। इनको भारत रत्न भी बोला, मिला। क्या मिला? भारत रत्न। हाई वैरायटी का बीज लेकर आए थे। गेहूं के उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इसमें क्या हुआ? तो इनको फायदा हुआ। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंजी उत्पादक का कैसा साधन है? पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन है। कौन सा साधन है? तो पूंजी उत्पादन निष्क्रिय साधन है। उत्पादन के लिए हमें भूमि, श्रम और पूंजी, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, आपको मालूम है। उत्पादन के 4 कारक, कितने कारक भाई? तो 4 कारक। श्रम होता है, पहले होता है भूमि, ऐसे कीजिए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। इसको साहस भी बोलते हैं। उद्यमशीलता जिसको साहस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको साहस भी बोला जाता है, ठीक है ना। और संगठन भी बोला जाता है, मानव पूंजी भी बोला जाता है, इत्यादि। तो ये निष्क्रिय है और पूंजी का उत्पादन क्या है? निष्क्रिय है, ठीक है। क्या है? तो उत्पादन के लिए द्वारा वस्तुओं में उपयोगिता गुणात्मक परिवर्तन लाया जाता है, ठीक। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू की गई थी? काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो 2004 में राष्ट्रीय में काम के बदले अनाज का 150 जिलों में शुरू की गई थी। कितने जिलों में? 150 जिलों में शुरू की गई थी। और एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को देश के सबसे पिछड़े यानी 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए शुरू किया गया जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता थी और अकुशल श्रमिक थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है।
एसएसटी कॉमन पेपर 6, 8, 9, 10 हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी और इको। अगर आज कोई लेना चाहता है बैच, आज रात 12 बजे तक ईद 30 कूपन लगाकर इस सारे बैच का फायदा 30% के डिस्काउंट के साथ आप उठा सकते हैं, अगर आज लेना चाहते हैं तो। ठीक है, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है? चलाया समिति, राज्य चलाया समिति जो है, और रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, अगर रेखा समिति, राज्य चलाया समिति कर सुधारों से, जैसे रेखा समिति, रेखा समिति जो है वो अप्रत्यक्ष करों से, किससे? तो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करों से है, किससे है? अप्रत्यक्ष करों से है रेखा समिति। ठीक है, किससे है? तो अप्रत्यक्ष करों से। रंगराजन समिति बचत एवं निवेश के आकलन के लिए, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता के लिए, मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास के लिए, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए। ठीक है, तो ये सारे समिति आंसर है, क्या हो जाएगा आपको? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, संस्कृति एकीकरण, देश के मध्य पृथ्वीकरण, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो आंसर हो जाएगा ए, देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। ठीक है, देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण का वैश्वीकरण को इंगित करता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं का अबाध रूप से विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। 1990 के दशक में भारत में वास्तविक एलपीजी में शुरुआत हुआ था। ठीक है, अभी वो आपको बता ही दिया मैं इसके बारे में। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी नियमों एवं नियंत्रण को कमी करना ताकि कार्यों के अधिक गतिशील किया जा सके। निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक सरकारी स्वामित्व को समाप्त कर प्रबंधन कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपना। और भारत में 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण नई आर्थिक नीति का शुरुआत हुआ। भारत में नई आर्थिक नीति का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। चीन में उदारीकरण 1978 में आया था। चीन का उदारीकरण अपना तो याद है, चीन का उदारीकरण 1900, चीन हमसे पहले आ गया था, याद रखिएगा। हमसे बाद में आजाद हुआ, लेकिन उदारीकरण वो हमसे पहले लेकर आ गया था। ठीक है ना, 1978 में चीन का उदारीकरण 1978। ठीक, आइए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष 1951 में किया गया था। कब? 1951 में, 1951 में, आपको मालूम है। और 23 मई 2019 को सांख्यिकी कार्यक्रम सीएसओ और एनएसओ को विलय करके एनएसओ नाम दे दिया गया। कब? 23 मई 2019। कब? 23 मई 2019 को। ठीक है ना, अब इसका नाम क्या हो गया? एनएसओ। ठीक है, ये आजाद हुआ था, ये योजना लागू हुआ था। भारत में जल विद्युत उत्पादन की संभावना क्या है? अत्यंत है, अत्य अल्प है, अपार है, या बिल्कुल नहीं है? बताइए क्या है भारत में? तो भारत में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावना है। भारत में वर्षा जल के 8% उपयोग होता है। दार्जिलिंग पनबिजली भारत की प्रथम पन बिजली केंद्र। कौन? दार्जिलिंग में पन बिजली। दार्जिलिंग आंसर वाली अपार, और दार्जिलिंग में पन बिजली, दार्जिलिंग पन बिजली। ठीक है, कौन? तो पन बिजली आंसर मारिए। शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना प्रतिशत होगा? वर्तमान स्तर कितना प्रतिशत होगा? बताइए वर्तमान स्तर, वर्तमान स्तर कितना होगा? 11.3%, 12.3% या 15.3%? बताइए। वर्तमान में बिहार सरकार का शहरीकरण का स्तर 15.3% होगा। कितना प्रतिशत? 15.3 स्तर। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का प्रतिशत 11.29% है। बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिले में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में 43.3%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण 31.16% है। ठीक है, बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं उत्पादों का विपणन
करती है, दूधा, शुद्धा या राज, बताइए किस प्रकार के कॉम्पेंट। सुधा ब्रांड, कौन सा? सुधा ब्रांड, याद रखिएगा, सुधा ब्रांड के नाम से दुग्ध, दूध का उत्पादन का विपणन करती है। यह सुधा डेयरी ब्रांड के तहत उत्पादों का विपणन करता है, ठीक है ना। कॉम्पेट का पूरा नाम है द बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्पेट की स्थापना 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983, याद रखिएगा 1983 में किया गया था, ठीक है, 1983 में। औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था? सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर, निजी क्षेत्र के महत्व पर, विदेशी क्षेत्र के। 1956 से शुरुआत 1948 में भी औद्योगिक नीति की हो गई थी, ठीक है, बताइए, क्लास लेके ख्याल रख दीजिए। 1956, बताइए। तो औद्योगिक नीति 1900 सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त, तीन क्षेत्र में इसको बांटा गया था। किसमें? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, इनको तीन क्षेत्रों में, और संयुक्त क्षेत्र। औद्योगिक नीति की शुरुआत आपको मालूम है 1948 में हो गया था। 1948 के बाद 1956, उसके बाद आपको 1980 और फिर 1991 आप देखेंगे, 1977 भी देखेंगे। 1977 में अलग गांधीवादी था, फिर 1980, उसके बाद आप 1991, ये औद्योगिक नीति। आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 133 का, बताइए क्या हो जाएगा? तो 133 का ए, औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र पर महत्व सबसे ज्यादा दिया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र पर। किस पे? सार्वजनिक क्षेत्र पर, जबकि वही 1991 आ गया, इसको निजी क्षेत्र पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? किंज ने, मार्शल ने या स्मिथ ने? कितने किया था, बताइए? श्रम विभाजन, श्रम विभाजन की अवधारणा स्मिथ, कौन? जिन्हें अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तक संगत और टुकड़े में बांटकर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी होकर धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रबंधन तक के स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा, तो इसे श्रम विभाजन के कार्य दस्ता पूर्वक करने में सहायता होता है। वर्तमान में श्रम विभाजन परीक्षित होकर धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रबंधन से स्तर से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स द जनरल थ्योरी ऑफ, ये उपभोक्ता अधिशेष के बारे में दिया था। ये पूर्ण रोजगार की बात नहीं किए थे, ये बोले थे कि सप्लाई क्रिएट्स नहीं करता, डिमांड क्रिएट्स। ऑन डिमांड की जो बात इन्होंने बोला था, ऑन सप्लाई यानी मांग जो है वो सप्लाई क्रिएट्स करता है। क्या बोले थे? मांग जो है वो सप्लाई क्रिएट्स करता है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नया पूंजी निर्गमन रखता है द्वितीय बाजार में, अल्भ्य वस्तु बाजार में या प्राथमिक बाजार में? कौन से बाजार में, बताइए? नया पूंजी, बताइए। नया पूंजी की बात बोली जाती है तो नया पूंजी जो है प्राथमिक बाजार में। किस बाजार में? प्राथमिक बाजार में नया पूंजी की जो बात बोली जाती है और प्राथमिक बाजार में होता है। नया पूंजी का निर्गमन प्राथमिक बाजार में रखा जाता है। प्राथमिक बाजार का नया निर्गमन बाजार का ऐसा बाजार है जो प्रतिभूतियों को निर्गमन से संबंधित होता है, पूंजी बाजार के प्रतिभूतियों के बाजार से। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक बाजार। डिमांड ड्राफ्ट का क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, या भुगतान काउंटर से किया जा सके? बताइए किसके द्वारा किया जाता है, बताइए? डिमांड ड्राफ्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। चेक एक प्रकार से विनिमय हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज होती है जो एक निर्दिष्ट होती है, बैंक के ऊपर आहरित होता है तथा मांग पर इसका भुगतान हो, ठीक है ना। तो किसके, बताइए? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जाए, ठीक है। राजकोषीय घाटे से तत्व कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश प्लस प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस विनिवेश की प्राप्तियां, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा क्या हो जाएगा ए, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों को वसूली प्लस विदेशी कुल व्यय। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये राजकोषीय घाटा। ठीक है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, बजट घाटा की बात बोली जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। किसने व्याख्या की थी श्रमिकों की मजदूरी निर्धारण की, आय तथा रोजगार की, ये उपभोक्ता व्यवहार की। बताइए किसकी व्याख्या की थी, किन्स, किन्स ने किसकी व्याख्या की थी, बताइए किन्स। तो किन्स ने, बताइए किन्स ने आय तथा रोजगार की व्याख्या जॉन मेरांड किन्स का 1833 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुआ था। किन्स का संबंध मिश्रित अर्थव्यवस्था से है, आय तथा रोजगार, और इन्होंने एक बुक लिखा 1929 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है कुटीर उद्योग का अभाव, पूंजी का अभाव या कृषि की सामयिक प्रकृति। बताइए क्या है भारत में, भारत की बात बता रहा है, बताइए क्या है ऐसा, बताइए। तो चूंकि मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक होती है, जब लोग कुछ खास समय में ही काम करते हैं, जैसे कटाई बुआई के टाइम में ही काम करते हैं, यानी कुछ खास समय में ही काम करते हैं, तो मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे गांव में जाइएगा, जो किसान वगैरह होंगे, कभी घर बनाने का सीजन आएगा तो घर बनाते रहेंगे, कभी कुछ का सीजन, बाकी टाइम में बेरोजगार, उसी के लिए उनको रोजगार देने के लिए मनरेगा भी लेकर आया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते उत्पादक, निर्यातक या आयातक। बताइए वस्तु और सेवाओं का बात करना एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वैश्वीकरण में एक से अधिक होते हैं। वैश्वीकरण का 4 मुख्य अंग है भारत में। वैश्वीकरण 1990 के दशक में तीव्र विकास हुआ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? जन्म काल में जीवन का आशा, सामान्य साक्षरता दर, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 141 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। वास्तविक प्रति व्यक्ति का विकास दर, मानव सूचकांक वास्तविक प्रति व्यक्ति का विकास दर को शामिल नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI का एक सूचकांक है, जिसका उपयोग देश के मानव विकास सूचकांक के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। मानव विकास सूचकांक UNDP इसको निकालती है, मानव विकास सूचकांक, सूचकांक इसको कौन निकालती है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से लगातार निकाल रही है। ठीक, बिहार में सिंचाई किस साधन पर किसान की निर्भरता सर्वाधिक है? कुएं और नलकूप पर, नहरों पर, या तालाब पर? बताइए किस पे है सर्वाधिक। तो आंसर हो जाएगा ए, कुएं एवं नलकूपों पर सर्वाधिक है। चूंकि बिहार के सभी जिलों में नहर, नदियां, तालाब का अभाव होता है, इसलिए सिंचाई के लिए कुएं और नलकूप पर निर्भर होता है। ठीक है ना। किस देश का केंद्रीय बैंक है? किसी देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली की शिखर संस्था होती है। जैसे हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक RBI। जमा स्वीकार करने वाली संस्था व्यापारिक बैंक होती है। कौन सा होता है? व्यापारिक बैंक। क्या होती है? जनता को ऋण देने वाली संस्था। ये दोनों व्यावसायिक बैंक या उसको कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक बोलते हैं, जिनका काम ये होता है क्या, जनता को जमा स्वीकार देना और ऋण देना। इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए, कह रहा है उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत काम करना,
निजी स्वतंत्र बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं नियंत्रित को नीति का अनुसरण करना, लाइसेंस परमिट को राज का कायम करना। तो ये तो कभी नहीं होगा, लाइसेंस परमिट यानी सी तो वैसे ही काट दीजिए। उदारीकरण का अर्थ होता है निजी, सरकारी नियंत्रण भी नहीं होता। आंसर हो जाएगा निजी स्वतंत्र बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं नियंत्रित को नीति का क्या करना, अनुसरण करना, यही इसका काम होता है। इसके नीति को क्या करना, अनुसरण करने का काम होता है। ठीक है, और बताइए 24 जुलाई 1991 को आया था स्वतंत्रता नियंत्रित नीति कानून। उदारीकरण का होता है सरकारी कानून को सरल बनाना, उदारीकरण का होता है लाइसेंसी प्रणाली को समाप्त कर देना। ठीक है, एक मंदी के दौरान वह क्षमता से कम उपयोग होगा, वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। मंदी का वास्तविक अर्थ होता है सुस्ती होता है, जो मंदी के पूर्व की अवस्था में होते हैं, किंतु भाव में मंदी का रिसेशन में प्रचलन होता है। मंदी की स्थिति में उत्पादन में कमी हो जाती है क्योंकि सकल मांग के पैसे का अभाव में कमी आती है। परिणामतः रोजगार का स्तर भी गिर जाता है और बेरोजगारी फैल जाती है। उत्पादन में कमी आने का मतलब उसे मशीन फैक्ट्री जितनी क्षमता का उसका उपयोग नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। भारत में मोनो रेल, तो मोनो रेल चलाने वाला पहला इसमें से कोई नहीं, मुंबई है। कौन है? मुंबई। पहला जो है वो मुंबई है। कौन है? तो पहला जो है वह मुंबई है। मुंबई 7 मई 2014 में मुंबई ने प्रथम मोनो रेल भारत में चलाया। भारत में प्रथम मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाया गया था। ठीक, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रित है, निर्देशात्मक है, समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय है। बताइए क्या है भारत में? बताइए क्या है भारत में? तो एक से अधिक है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप, विकेंद्रित है, निर्देशात्मक है, समाजवादी एवं पूंजीवादी का क्या है? तो समन्वय है। दोनों का क्या है? तो समन्वय भी है। भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1951 में हुआ था। विश्व में नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम 1988 में प्रारंभ किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी कि विकेंद्रित और निर्देशात्मक दोनों की बात, और सी समाजवादी, इस तीनों की। नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951। लेन देन के उद्देश्य से, सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है ब्याज दर पर, आय के स्तर पर, या मुद्रा की पूर्ति पर। किस पे करती है बताइए? तो लेन देन के उद्देश्य, सुरक्षा के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर स्तर करती है मुद्रा के सबसे बड़ा गुना इसकी तरलता है, और मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का साधन है। आंसर हो जाएगा बी यानी आय के स्तर पर। ठीक, ग्रेसम का नियम, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। जब भी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। ग्रेसम का यह है। और मुद्रा का मूल्य कार्य होता है विनिमय का काम करना। मुद्रा का मूल्य काम क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य काम होता है विनिमय का काम करना। मूल्य काम विनिमय का काम करना। किसका? विनिमय का काम करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि की उत्पादकता दूसरे देश की तुलना में कम, समान या अपेक्षाकृत बहुत कम। बताइए क्या है? तो भारतीय कृषि की अगर बात बोला जाए तो भारतीय कृषि अपेक्षाकृत बहुत कम है। भारतीय कृषि उत्पादक दूसरे देश की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम है। भारत में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब में स्थित है। भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत में उत्पादन कम होने के कारण कृषि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव कृषि और जीविका के साधन में भी पाया जाता है। तो ये था आप लोग का 150 यानी सेट नंबर 119 का